इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियाँ इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी ही कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दी, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हाल ही की अपनी एक वीडियो में माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर एक वाक़या शक्कुल कमर का जिक्र किया और बताया कि ये भी रामायण क्रिश्चियनिटी के अंदर देवमलाई किस्से कहानियों की तरह एक वाक़या है जिसे ना तो साइंस सपोर्ट करती है और ना ही हिस्टोरी, जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान भी इस बात को सच मानने लगे। लेकिन आखिर इसके अंदर की सच्चाई क्या है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। जगह नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक रीसेंट वीडियो में क्लेम किया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चांद के 2 टुकड़े किए ये माइथोलॉजिकल कहानी है। साइंस और तारीख हिस्ट्री में इसके लिए कोई जगह नहीं है। आइए ये सवाल हम फेस टू फेस देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस सवाल को पूछते हैं। तो आइए आज इसका जवाब देखते हैं। मैं आपके सामने जवाब 6 पॉइंट्स की शक्ल में रखना चाहता हूं, 3 हिस्टोरिकल और उसके आगे के 3 साइंटिफिक, और लास्ट में मैं बहुत अहम बात आपके सामने रखने वाला हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए इस चीज के हम एनालिसिस करें। सबसे पहले एक बात तो क्लियर कर दीजिए कि अपनी तलवार से 2 टुकड़े किए चांद के, ये तो कहीं नहीं दिया है। और जो हदीस आपके सामने है सही बुखारी की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चांद के 2 टुकड़े हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाह हो जाओ। यह हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान किया है। कुरान में सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 1 to 3 में आता है इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि कयामत करीब आ गई है और चांद फट गया है। पता है चला कि कयामत की निशानियों में से यह होना था कि चांद को फटना था, और ये डे ऑफ जजमेंट जो मरने के बाद एक जिंदगी आने वाली है जिसमें हम सबका हिसाब होगा, ये उसके प्रूफ्स में से एक प्रूफ है। वन्शक़्क़ल क़मर उसकी निशानियों में से एक निशानी है। और जब यह हुआ तो इस चीज के बारे में आता है कि उन्होंने कहा सिहरुम मुस्तमिर, जो डिनायर्स थे, जो इनकार करने वाले, उन्होंने कहा ये तो एक जादू है जो कंटिन्यूसली हो रहा है हमारी आंखों पर। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि ये हमारी आंखों पे जैसे कि एक जादू है। अब मैं आपके सामने हिस्टोरिकल एविडेंस में सबसे पहली बात ये बेसिस को क्वेश्चन करना चाहता हूं एक मिसाल के साथ। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम सब जानते हैं कि कितने बड़े बादशाह थे, तकरीबन जीसस क्राइस्ट से 325 साल पहले जिए और कितने बड़े इलाके में उन्होंने हुकूमत की जिंदगी के इतने कम सालों में। लेकिन सवाल यहां यह है, ये सब हमें पता कैसे चलता है? तो ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कौन से हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जिनकी जिंदगी कहते हैं कि बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कौन से आई विटनेसेस थे, किसने ये बात बयान की। तो आपके पास जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स है वो अलेक्जेंडर के मौत के 275 साल बाद, 375 साल बाद, 425 साल बाद, 525 साल बाद, ये ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स है। उसी तरह एक और मिसाल हमारे पास है 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, कि पुरानी दुनिया की जो 7 अजूबे, उसमें से सिर्फ एक आज मौजूद है और 6 मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि थे कुछ रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड है विद चेन्स ऑफ नरेशन कि उनके जमाने में होने वाले इवेंट्स के अंदर हम आपको दे सकते हैं कि कोई चीज हुई, उसके आई विटनेसेस कौन थे, उसकी पूरी चेन ऑफ नरेशन, यहां तक कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हदीस बुक के अंदर मौजूद है, वो लिखने से पहले तक जो चेन ऑफ नरेशन है, वो चेन ऑफ नरेशन के अंदर हर सिंगल रावी के बारे में हम आपको उसकी पूरी बायोग्राफी दे सकते हैं। वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि वो कैसे थे अपनी ईमानदारी में, अपनी सच्चाई में, अपनी इंटेग्रिटी में, वो कैसे थे अपनी हिफाजत में, प्रिजर्वेशन में, बातें पहुंचाने में, जिसके बारे में क्रॉस एनालिसिस बाद में भी की हुई, और जिसकी वजह से रेटिंग और ग्रेडिंग के साथ में हम बता सकते हैं कि ये ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन है या वीक या फैब्रिकेटेड है। यानी कि आप देख रहे हैं कि पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। और चांद के 2 टुकड़े होने के बारे में बात करेंगे तो उसकी हदीस तो हम देखते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं ये मुतवातिर दर्जे की। मुतवातिर हदीस किसको कहते हैं, कभी गूगल करके चेक करिए। ये जो आप देख रहे हैं ये टिपिकली एक मुतवातिर हदीस की चेन ऑफ नरेशन ऐसी दिखती है कि उसे इतने सारे नरेटर्स, रावियों ने बयान किया है, हर लेवल पे इतने सारे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल कि सब मिलकर किसी झूठ पर इत्तेफाक करें। अब चांद के 2 टुकड़े होने वाली हदीस के ताल्लुक से अगर आप देखो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु, जिनकी हदीस बुखारी में है, जो वहां आई विटनेस थे, उनके अलावा अगर आप देखोगे तो जुबैर बिन मुतिम रदियल्लाहु अन्हु, जो जमाने के अंदर नॉन मुस्लिम थे,
उन्होंने बाद में जाके इस्लाम कबूल किया, वो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। उनके अलावा आप देखोगे हुदैफा बिन यमान की हदीस मौजूद है, अनस बिन मालिक की हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से सेकेंडरी हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर के ताल्लुक से मौजूद है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स उस जमाने के जो कुफ्फार थे, मुशरिक थे, जो उनके बल्कि सरदार थे, उनके बारे में हमें मिलता है कि उन्होंने भी इंक्वायरी किया था दूसरों से कि हमने ऐसा ऐसा होते देखा, क्या तुम लोगों ने भी देखा? उसके बारे में नरेशन इमाम इब्न कसीर बिदायतुल मुज्तहिद में जमा करते हैं और उनके ताल्लुक से काजी इयाज भी जिक्र करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा इवेंट जब हुआ तो फिर हमें बहुत सारे दुनिया भर से नरेशंस क्यों नहीं मिलते? सबसे पहली बात यह कि जिस वक्त में रात में जब चांद स्प्लिट हुआ उस वक्त पर दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में दिन था। कहां से चांद दिखेगा? चांद स्प्लिट होते हुए कहां से दिखेगा? और जो हिस्से में रात थी, इंडिया मिसाल के तौर पर, वहां के ताल्लुक से मैं आपको एक रिपोर्ट बताने वाला हूं। अब आप खुद एक बात को समझिए कि कोई ऐसा सोशल मीडिया में उस जमाने के ऐलान नहीं हुआ था कि इतने बजे जाके चांद स्प्लिट होने वाला है। चांद स्प्लिट होने के बाद कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त के अंदर फिर से ज्वाइन भी हो गया। और किसी ने अगर देखा भी हो तो हो सकता है वो सोचेगा कि मैंने क्या इमेजिन किया। और कोई जाकर अगर बयान करे तो उसे ये लगेगा कि मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी वजह से कायदा है, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। किसी चीज की अगर दलील कहीं पर ना हो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी दलील है ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो चाइना में मौजूद है जमाने से, लेकिन मार्को पोलो ने जब अपना सफरनामा पूरा रिकॉर्ड किया, उस सफरनामे में कहीं भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र ही नहीं है। उसका मतलब यह नहीं होता कि उस जमाने के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, चेरामन पेरुमल नाम के एक नॉन मुस्लिम बादशाह ने चांद को इस तरह से स्प्लिट होते हुए देखा। इस चीज का जिक्र हम देखते हैं हिस्टोरियन एमजीएस नारायण ने अपनी किताब में जिक्र किया है और उन्होंने ब्राह्मणिकल रिकॉर्ड्स केरोल पट्टी को कोट करते हुए बताया है कि हमारे पास डाउट करने का रीजन नहीं है कि ऐसा वाकया नहीं हुआ। उसी तरह सेबेस्टियन नाम के एक हिस्टोरियन ने भी यह बात को जिक्र किया है और कई सारे और हिस्टोरियंस ने भी इस बात को जिक्र किया। और केरला के अंदर ये एक बहुत फेमस स्टोरी है, बल्कि चेरामन पेरुमल की कायम की हुई मस्जिद उस जमाने की मौजूद है। उन्होंने चांद को देखा था। कुछ स्टोरीज के अंदर आता है कि वो खुद गए थे या उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और इस तरह से मस्जिद उनकी बनी थी, जिसके बारे में हम ये देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट्स में भी जिक्र किया। उसका एक गोल्डन रेप्लिका बना करके सऊदी के बादशाह को भी गिफ्ट किया। तो इस तरह का आई विटनेस रिकॉर्ड हम लोगों को मिल रहा है। इस्लामिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर भी इस तरह की मैच होने वाली चीजें मिलती है जो इस चीज को और स्ट्रेंथ दे रही है। आइए अब हम साइंटिफिक प्रूफ्स की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 4 कि चांद के ऊपर जो रिलेज मिले हैं, ऐसी दरारें जो मिली है, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, ये नासा की वेबसाइट से रीमा एरिडियस जो 300 किलोमीटर लंबी दरार है, इस तरह की ये दरार क्या चीज इंडिकेट कर रही है? ये दरार और वैलिस एल्पिस जो तकरीबन 166 किलोमीटर बड़ी है, ये दरार भी एक हो सकती है निशानी जो उस चीज की तरफ इशारा कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हवाई के अंदर जो लावा चैनल्स हैं जो एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये इस तरह की दरारें जो एक तरह से फॉर्म हो रही है, क्या ये चांद के 2 टुकड़े होने के बाद मिलने की वजह से बनी थी? हो सकता है ये उसके प्रूफ्स में से प्रूफ हो। लेकिन मैं इस बात से एक बात वाजे कर देता हूं कि कुछ लोग जो सोशल मीडिया में क्लेम करते हैं कि नासा ने साबित कर दिया है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, तो नासा ने ऐसा कुछ साबित नहीं किया है। जो नासा ने खुद भी डिनाई किया कि उसने ऐसा कुछ साबित नहीं किया है। नासा ने सिर्फ इतना रिपोर्ट किया है कि चांद पर इस तरह की रिलेज दरारें मिली है। वो क्या साबित कर रही है वो आगे जाकर हम देखेंगे। अभी तो वो अननोन है कि इसकी वजह क्या थी। आइए पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। चांद के ऊपर लोबेट स्कार्प्स मिले। लोबेट स्कार्प्स क्या है? मीलों के मील इस तरह से जमीन उठी हुई पूरी लाइन से स्पेस में से देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देता है। और इस चीज के बारे में साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में इसकी वजह क्या है। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि चांद के 2 टुकड़े होकर जब मिले हैं तो इस तरह से उसकी एक निशानी यहां आज भी देखने वालों के लिए बाकी है। पॉइंट नंबर 6, चांद के 2 साइड्स है और 2 साइड्स दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है। जो साइड का रुख हमारी तरफ होता है वो एक ही साइड होती है, यानी आप जब भी चांद को देख रहे हो आप चांद की एक ही साइड देख रहे हो और एक साइड है जो उसके पीछे है जिसको हम कभी नहीं देखते हैं। जब देखा गया, उसे ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि चांद की वो साइड इस साइड से बिल्कुल अलग है। इसकी क्या वजह है? साइंटिस्ट ने अलग अलग रीजंस दिया है। एक रीजन में यह दिया है कि हो सकता है एक दूसरा चांद आकर के मिला है और इस तरह से 2 चांद मिल करके ये हमारा चांद बना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 चांद मिलकर के एक चांद बने?
क्या ऐसा पॉसिबल है दो मिलकर बने हो? तो ये चीज के अंदर हम एक मिसाल देखते हैं सैटर्न का, जो थर्ड बिगेस्ट चांद है। सैटर्न के कई चांद है, उसमें से जो थर्ड बिगेस्ट है लैपिटस। तो लैपिटस को जब ऑब्जर्व किया गया, और आप देख रहे हो ये फोटोज, ये कोई फोटोशॉप नहीं है, ये खुद नासा की वेबसाइट का लिंक है, आप जाके खुद देख सकते हैं। तो ये सैटर्न के चांद के अंदर जो पूरी पूरी दरार है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि एक दूसरा चांद आकर के मिला था और उसकी वजह से ये एक तरह की दरार मौजूद है। मेरे 6 पॉइंट्स पूरे हुए, लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि जो चांद के 2 टुकड़े हुए, ये एक मिरेकल है। और मिरेकल कहते किसे हैं? एक ऐसी चीज जो नॉर्मली नहीं होती है। अगर आप इस बात को समझ सकते हो कि कायनात को, इस बड़ी यूनिवर्स को बनाने वाला क्रिएटर है, जिसने जमीन को बनाया, इस आसमान को बनाया, हमें बनाया, हमारे बॉडी के अंदर एक एक सिस्टम को बनाया। हमारी बॉडी की छोटी सी सेल होती है, हर लिविंग क्रीचर की जो सेल होती है उसके अंदर एक तरह की सिटी जितना सिस्टम होता है। हमारे डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप इस चीज को मानते हैं कि बनाने वाला क्रिएटर है, जो समझने के लिए इतने सारे प्रूफ्स है, तो यह बात समझना मुश्किल नहीं है कि वो क्रिएटर अपने बंदों को निशानी, कयामत के आने की निशानी के तौर पर एक ऐसी निशानी, एक साइन भेजे। यह समझना मुश्किल नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे मैसेंजर थे, इसके कई सारे प्रूफ्स मैं बता चुका हूं अपनी वीडियो वाई इस्लाम 100 रीजंस में। और कुरान अल्लाह की किताब है, इसके कई सारे प्रूफ्स है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, फिर एक दिन आपको पता चलता है चांद के बारे में, तो यह चीज समझना फिर मुश्किल नहीं होगा इस कॉन्टेक्स्ट को देखकर कि इस्लाम ने जो जिंदगी का मकसद बताया, जो क्रिएटर का इंट्रोडक्शन बताया, जो जिंदगी के कई सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के आंसर्स बताया, तो वो चीज जानने के बाद यह चीज समझना मुश्किल नहीं है कि क्रिएटर ने हम लोगों को सही रास्ता बताने के लिए एक मिरेकल, एक मौजज़ा भेजा, जो कयामत के आने की निशानी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।